चैप्टर में हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं. वी हैव ऑलरेडी टेकन 2 क्लासेस ऑफ दिस चैप्टर. मोस्ट प्रोबेबली 2 और 3 क्लासेस में दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ठीक है बेटा, तो 2 क्लासेस में हमने इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चंक जो है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस वो खत्म कर लिया है. तो आज की क्लास में हम अगले पार्ट में मूव ऑन करेंगे इस चैप्टर के, जिसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझना है और हमें एरर्स के बारे में समझना है. तो सबसे पहली चीज जो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेगी. उसके बाद हम एरर्स वाली चीज भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है. ठीक है, तो आप लोगों से मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि सपोज आपके पास एक स्केल है. ठीक है, सपोज आपके पास घर पे स्केल तो सबने देखा है ना, ये 15 सेंटीमीटर ना. ठीक है, सपोज मेरे पास जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है वो है. तो उससे बता सकते हो कि किस तरीके की आप लेंथ मेजर कर सकते हो. 2-3 लेंथ के एग्जांपल दे सकते हो मेरे को? यस मैम. बताओ. मैम mm और सेंटीमीटर की मेजर कर सकते हैं मैम. मैम मिलीमीटर की मेजर कर सकते हैं मैम. ठीक इंचेस है, की कर सकते एग्जांपल दो. मतलब जैसे एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो वो आप मेजर कर लोगे? हैं. यस मैम. है ना. किसी ऑब्जेक्ट की मैं आपको बोलूं कि 11.2 सेंटीमीटर लेंथ है तो ये भी मेजर हो जाएगी? यस मैम. है ना. तो एक तरीके से ये वाली भी जो लेंथ मेजर हो रही है दिस इज इक्वल टू 10.0 सेंटीमीटर. है ना. इसी तरीके से मेरे पास जो स्केल होगा उससे मैं अलग अलग लेंथ 0.2 के हिसाब से 0.3 के हिसाब से मेजर कर सकती हूँ. 12.3 सेंटीमीटर भी कर सकती हूँ. यहां तक सब अग्री कर रहे हैं मेरे से? यस मैम. यस मैम. ठीक है. तो अब ये वाली डिजिट समझो. सपोज मैं 11.2 सेंटीमीटर लिख रही हूँ. तो इसमें स्केल को इमेजिन करो. 11 सेंटीमीटर तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा. 11 सेंटीमीटर तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो 11 सेंटीमीटर लंबी है. तो इसको तो आप सर्टेनिटी से बोल पाओगे, है ना, कि हाँ भाई मेरी ऑब्जेक्ट 11 सेंटीमीटर लंबी है. बट अगर मेरा स्केल है ऐसा और उसमें मेरी इस तरीके की डिविजन्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना. ये 11 है, ये 12 है, ये आपको पता है 11.5 है. तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट की लेंथ कुछ इधर आ रही थी, इधर, और ये 2 के पास में था, तो आपने बोल दिया कि ये 11.2 के बराबर है इसकी लेंथ, है ना. बट ये वाली चीज आप एग्जैक्ट सर्टेनिटी से नहीं बोल सकते ना. हो सकता है वो 11.24 हो सकता है वो 11.25 हो, कुछ भी लेंथ हो सकती है आपकी. तो ये वाली जो चीज होती है ये मेरी एक तरीके से अनसर्टेन हो गई ना. कैन यू गाइस सी दिस? यस मैम. ठीक है. तो ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट है बेटा. सिग्निफिकेंट फिगर का यही कॉन्सेप्ट है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो होती है हमारी, सिग्निफिकेंट फिगर बहुत जरूरी है हमारा रिजल्ट रिपोर्ट करने के लिए. सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, ये इसकी डेफिनेशन होती है. सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट इज द number of digits that are known with certainty. ठीक है, मतलब सर्टेनिटी से मुझे कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स पता है वो हो गई मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर. और इसमें हम एक और ऐड कर देंगे +1 दैट इज अनसर्टेन. मतलब जो हमारी लास्ट डिजिट होती है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे. तो ये हमारी डेफिनेशन होती है सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज दैट ओके गाइस? हाँ बेटा, हैंड रेस किया है, कोई डाउट है तो पूछो. हाँ, ये केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं ये चीज ऑलरेडी. ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस मैम. ठीक है. तो जितनी लार्ज आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो लार्ज सिग्निफिकेंट का यही मतलब है कि आपके पास अपना जो आंसर है उस पर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है. मोर कॉन्फिडेंस, है ना, मोर कॉन्फिडेंस इन योर आंसर. जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है, मैं यहाँ पे बोलूं कि एक बच्चे ने बोला कि 11 सेंटीमीटर लेंथ है, दूसरा बच्चा बोल रहा है कि मैम 11.234 सेंटीमीटर मेरी लेंथ आई है, मैंने इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है. तो ये जो 11.234 वाला बच्चा ये सही बोल रहा होगा ना, उसके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा ना. यस है ना. मैम. तो अभी हम एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में भी पढ़ेंगे. बट लार्ज सिग्निफिकेंट का मतलब यही होता है कि आपका जो आंसर होता है वो ज्यादा एक्यूरेट भी रहता है. योर आंसर इज मोर एक्यूरेट. इज इट ओके गाइस? ये समझ में आया कि सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या है? यस मैम. ठीक Yes, है, ma'am. वेरी गुड. तो अब बेटा इसके रूल्स होते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे निकाल सकते हैं. देयर आर सम रूल्स. मैम एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो. अच्छा, पीछे वाली स्लाइड दिखा दूं, देख लो.
ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर, अब किसी भी नंबर अगर आपको गिवन है, कोई भी आपको वैल्यू गिवन है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी काम में आएगा, फिजिक्स में भी काम में आएगा, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में काम किया है, तो वहां पे भी आप लोग ऐसे फायदे में रहोगे। चलूं बेटा आगे? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम, चलो। The rules to find significant figures. Number of significant figures basically. Significant. Spelling में गड़बड़ हो रही है यार मेरे से. Significant figures. ठीक है, तो सबसे पहला रूल सबसे सिंपल है. सबसे पहला रूल सबसे सिंपल है. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. किसी भी चीज में अगर जितनी भी आपकी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट है ही है. इसके भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मल्टीपल एग्जांपल्स ले लो. सपोज मैं लिख रही हूँ 1894 kg, तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मैम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. वैसे अगर मैं लिख रही हूँ 11.275 सेंटीमीटर, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिंपल है ये वाला रूल. Yes, ma'am. ठीक है, मैम मतलब लास्ट डिजिट से पता चलता है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है. हाँ, लास्ट डिजिट जो होती है उससे पता चलता है कि कितनी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. मतलब जो नॉन जीरो है वो तो आपकी सारी सिग्निफिकेंट होंगी ही होंगी. हाँ जी, ठीक है, तो मतलब अब लास्ट यूनिट. हाँ, जो भी आपकी, देखो इसमें अब आपने क्या किया होगा, आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट ली होगी उसमें आप ना किसी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से सोचो. जो भी इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें जो बड़ी वाली चीज होती है वो तो आप क्लियरली बता देते हो ना कि हाँ इतनी तो होगी. जो उस इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी वैल्यू वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर देती है, वहां पे आ जाती है अनसर्टेनिटी, है ना, कि हाँ ये Yes, 4 होगा या 5 होगा. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई कि जितनी आपने सर्टेनिटी से बता दी, प्लस 1 दैट अनसर्टेन डिजिट जो हमारी लीस्ट काउंट की वजह से, बाद में हम लीस्ट काउंट भी पढ़ेंगे, उसकी वजह से आएगी. तो वो वाली जो अनसर्टेन डिजिट है उसको भी अगर हम काउंट कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, तो सारी जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो हमारी सिग्निफिकेंट है ही. दूसरा रूल क्या कहता है? ऑल जीरोस. अब जीरो पे आ जाओ, जीरो सबसे इंटरेस्टिंग है. ठीक है, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ये रूल सब लोग नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है बेटा, तो इस रूल का क्या मतलब है कि अब सपोज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कुछ है 20.507, तो यहाँ पर अब ये 2, 5 और 7 तो मेरे सिग्निफिकेंट है ही. ये जो जीरोस है, these zeros are between non zero digits, so these zeros are also significant. तो यहाँ पर मेरी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूं 10806, तो इसके अंदर भी मेरी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी. इज दिस ओके? डिजिट काउंटिंग में मतलब क्या बेटा? डिजिट काउंट की है ना. हाँ, 1 1 2 3 4 5. हाँ जी, ठीक है. ये वो 5 की डिजिट 5 काउंट, मतलब हाँ डिजिट काउंट करनी कि कितने नंबर है, कितने ये टोटल डिजिट्स है. यानी मैम दो नॉन डिजिट नंबर के बीच में चाहे कितना भी जीरो आ जाए. हाँ, अगर हमारे पास ऐसा भी है 10003, तो ये भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है. ठीक है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोस हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे. इज इट क्लियर गाइस? यस मैम. ठीक है, अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट रूल पे कि जो भी, हाँ एक बार ये वाली स्लाइड यहीं पे रहेगी बेटा. ठीक है, अभी तीसरा रूल लिखेंगे उसके बाद मैं गायब कर दूंगी, तो तीसरा रूल आप लोग लिख लो तब तक साथ में मेरे. ठीक है बेटा, अब तीसरा रूल ये कहता है कि, हाँ लिख लो, यहां तक तो लिख लो. तीसरा रूल ये कहता है कि लीडिंग जीरोस जो होते हैं, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. लीडिंग जीरोस जो होते हैं, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. मतलब जो लेफ्ट में है नंबर के, वो वाले जीरोस कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे. इसका एग्जांपल क्या है? सपोज मैं बोलूं आपके पास 0.062 आंसर है आपका, तो यहाँ पर ये जो दोनों जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है. Both of these zeros are not significant. This digit is only having two significant figures, which are 6 and 2. ठीक है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो 6 और 2 है यहाँ पर सिग्निफिकेंट है, जीरोस दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है.
तो यहाँ पर खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 00108, तो यहाँ पर ये वाले दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 1 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट है, 8 सिग्निफिकेंट है। इधर आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अब आप लोग ही मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक वैल्यू है 7, चलो 7 वाली छोड़ते हैं। इफ आई एम हैविंग वन वैल्यू विच इज 07.804, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है मैम बेटा हमारे 4 पास? सिग्निफिकेंट मैम फिगर है। 4 वेरी Four. गुड। हियर होंगी। वी आर हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो फर्स्ट वाला 0 है ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। इज दिस ओके गाइस? Yes, ma'am. यस ठीक और है, मैम आगे राइट में हो चलो। तो राइट वाले पे भी आएंगे। ठीक है, राइट वाले केस में भी अभी आएंगे। ये जो लीडिंग जीरोस है ये कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, ये चीज हमें समझ में आ गई। ठीक है। अब ये जो लीडिंग जीरोस होते हैं ना, ये भी दो तरीके के हो गए। ये अगर नंबर 1 से बड़ा है, अगर डेसिमल वाला नहीं है तब ये वाला केस आ गया, और डेसिमल वाला है तब भी ये वाला केस आ जाता है, ये 0.00 वाला। ठीक है। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल फिगर है, लेकिन अब अगला रूल यही है कि इफ यू आर हैविंग अ डेसिमल फिगर, फॉर अ डेसिमल फिगर, numbers to the सॉरी, फॉर अ डेसिमल फिगर जीरोस जो आपके राइट में होते हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। जीरोस प्लेस्ड टू द right of the number, to the right of the number are significant. This is a very important point. और ये क्यों भी हो रहा है अभी हम ये भी समझेंगे। ठीक है। तो सपोज बेसिकली इफ आई एम राइटिंग एन एग्जांपल, आई एम राइटिंग दैट मेरा जो आंसर आया है वो आया 6.250। तो यहाँ पर बेटा हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि मैम ये जो 0 है इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, आंसर तो मेरा 6.25 ही है। सो दैट इज नॉट करेक्ट इन फिजिक्स की भाषा। ऐसा क्यों? अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे पास 11 सेंटीमीटर एक लेंथ आई और दूसरी लेंथ आई मेरे पास 11.0 सेंटीमीटर, तो ये वाला जो बच्चा है इसने ज्यादा अच्छी रीडिंग ली है। इस बच्चे ने तो 11 सेंटीमीटर बता दिया, बस 11 सेंटीमीटर के आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। इस बच्चे ने अगर बोला है कि 11.0 सेंटीमीटर है तो मतलब 11.0 है। अब 0 के आगे 1 2 कुछ भी लग सकता है, बट 11.0 वाली चीज तो कंफर्म है। तो इसलिए ये जो 0.0 जो हमें बता रहा है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कुछ, कि मेरे पास जो आंसर आया है वो आंसर कितना है। तो यहाँ पर ये जो 0 है बेटा वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। इज दिस थिंग ओके? ठीक है बच्चों। मैम ये दोनों के लिए होगा, डेसिमल और नॉन डेसिमल? नॉन डेसिमल वाले में जरूरी नहीं है। नॉन डेसिमल वाली चीज में हम देखेंगे, उस वाले केस में आपका जरूरी नहीं होती ये वाली चीज। नॉन डेसिमल वाले केस में आप जो राइट हैंड साइड पे 0 है वो अवॉइड कर सकते हो, बट डेसिमल वाले केस में वो सिग्निफिकेंट रहते हैं। ठीक है। इज दिस मैम ओके? मतलब होता अगर 6250 होता 6250 तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होती। राइट, दैट इज व्हाट आई थिंक। जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं डेसिमल पॉइंट के बिना जिस नंबर में होती है, उसमें आपकी ये इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे अगर मैं एग्जांपल बोल रही हूँ 0101000, तो इसमें मेरी खाली ये 101 वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स 101 मानी है। ठीक है, इसमें खाली ये 101 वाली सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी, क्योंकि हम ये बोल देंगे कि भाई ये जो 00 आया ये तो यूनिट वगैरह चेंज करने की वजह से आ जाता है ना। ये जो 101 आया ये तो हमारा यूनिट वगैरह चेंज करने की वजह से आ जाता है। 00 वाली वैल्यू ये हमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देगी। तभी ना अब आप देखोगे कि फिजिक्स के अंदर अगर कोई आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि एक नंबर आ गया, बाकी सारी चीजें आपने डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दी। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। कभी भी इस तरीके से हम आंसर को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर मेरा आंसर आ रहा है 1010 मीटर और ये मैंने बहुत प्रिसाइसली मेजर किया है, तो इस आंसर को मैं पता है कैसे एक्सप्रेस करूंगी? आई विल एक्सप्रेस दिस आंसर एज 1.010 इंटू 10⁻³ मीटर। क्योंकि अब देखो यहाँ पर तो ये वाली फिगर सिग्निफिकेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पर मेरी ये वाली फिगर सिग्निफिकेंट हो गई है।
ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वाइज टू रिप्रेजेंट आवर आंसर्स इन दिस पर्टिकुलर नोटेशन. इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं. इसको भी हम आगे अभी पढ़ेंगे. मैम बट इन दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मैम अनइक्वल है. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पर ये वाला जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है ना. दिस 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट हियर. उस वाले केस में ये वाला जो 0 है ये मेरा सिग्निफिकेंट हो गया. ठीक है, ये वाला जो मैम केस है 10 इसमें की मेरा पावर 4 सिग्निफिकेंट होगा ना. 10 की पावर 4 थोड़ी होएगा. 1 2 3 ही तो होएगा. इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो यही तो आंसर आ जाएगा. है यस ना. मैम. ठीक है, जितने डेसिमल पॉइंट लगेंगे उतनी तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ना. ठीक है, आगे वाला लिखूं पॉइंट. यस मैम, नो मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है, अब अगर हमारे पास इस तरीके की एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन है हमारे पास अगर, तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ओनली न्यूमेरिकल पोर्शन gives significant figures. तो इसका मतलब यही है बेटा, जैसे ये ऊपर वाला केस ही देख लो. ऊपर वाले केस में हमने लिखा है ना 1.010 into 10⁻3. तो ये 10⁻3 वाली चीज मुझे नहीं देखनी. यहाँ पर मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये 0 वाली चीज मेरी इंपॉर्टेंट है ही नहीं. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिख रही हूँ 4.65 into 10⁻⁻5, तो इधर पे बेटा मेरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज दिस पॉइंट ओके? Yes, ma'am. क्लियर है ये वाली चीज पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल समझ में आए? यस मैम. चलो एक दो रूल्स और देख लो. प्रीवियस प्रीवियस स्लाइड देखनी है, देख लो बेटा. चले. यस मैम. चलो, तो अब दो और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं. एक इंपॉर्टेंट रूल तो यही है कि अगर आप यूनिट का सिस्टम चेंज करते हो तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होती. ठीक है, वही मैंने चीज आपको समझाई थी, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. तो अगर आप यूनिट्स का सिस्टम चेंज कर रहे हो तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए. अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स does not change the number of significant figures. ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर जैसे हम एग्जांपल लिख दें, तो इफ आई एम हैविंग 6.25 सेंटीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 62.5 मिलीमीटर, है ना. एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.0623 मीटर्स. तो तीनों के तीनों केसेस में मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 3 ही है ना. तीनों के तीनों केसेस में सिग्निफिकेंट फिगर्स तो मेरी 3 ही है ना बेटा. इज दिस ओके? यस मैम. यस मैम. ठीक है, और एक जो रूल है जो इम्पोर्टेंट है या फिर मतलब काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपके पास कोई एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है, इफ यू आर हैविंग एन एग्जैक्ट नंबर appearing in mathematical formula, तो कोई भी अगर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है उसकी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल होती हैं. इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स पॉसिबल होती हैं. इस चीज का मतलब क्या है कि पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? हमें स्क्वायर. 4 into साइड. ए स्क्वायर तो एरिया होता है, 4 इंटू साइड होता है ना पेरीमीटर, है ना. हाँ तो मैम, ये जो 4 ही 4 है, हाँ बेटा, तो ये जो 4 है अब इसको तो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ ना. इसको मैं 4 भी लिख सकती हूँ, इसको मैं 4.0 भी लिख सकती हूँ, 4.00 भी, 4.000 भी. ये एक एग्जैक्ट नंबर है ना. इसको मेजर नहीं किया है, दिस इज एन एग्जैक्ट नंबर. तो इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, जो भी आपकी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है उसके लिए. इज दिस ओके गाइस? यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम. यस ठीक है, मैम. तो चलो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक करके सिग्निफिकेंट फिगर बताते रहो. 3 3 2 1 2
तीन तीन। तीन अच्छा पहले एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में 3 है, 1 6 और 5। यस मैम मैम 5 1 ठीक है। बी वाले में कितनी है? 3। यस मैम तीन है ठीक है। सी वाले में मैम 2 दो 5 है बेटा। ये जो मैम, डेसिमल के मैम बाद 5 है ना, डेसिमल के बाद वाली तीनों हमारी सिग्निफिकेंट हो गई। डी वाले में एक एक मैम वेरी गुड। डी वाले में खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर है। ई वाले चार में वेरी चार गुड। ई वाले में अब 2 3 4 0 चारों तीन है सिग्निफिकेंट है। सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक एफ है। वाले में तीन है इसमें लिख भी देती हूँ 0.02340 मैम 2340 सिग्निफिकेंट है। हाँ बेटा। मैम डी वाले में 2 होगा ना? नहीं बेटा, 0 वाली कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी ना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है इनमें कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब पॉइंट के बाद वाली 0 गिनी जाएगी, बाकी नहीं गिनी जाएगी, बस पॉइंट के आ, बाद। नहीं, ये पॉइंट के बाद वाली 2 0 भी कहाँ गिन रहे हैं हम यहाँ पर? पॉइंट के बाद वाली लेफ्ट में, राइट राइट राइट। ये Right. जैसे अब यहाँ पर हमने 34.000 में काउंट करी है। ये जो लीडिंग वाली है ये आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है। ठीक है। एफ में 26900 में 3 SF वेरी गुड। हियर वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और जी वाले में 3 SF मैम 3 ठीक है। अब ये जी वाला चीज थोड़ा अलग हो गया। अब इस जी वाले पे डिस्कशन करते हैं। यहां पर क्योंकि हमारी यूनिट नहीं थी तो हमने बिल्कुल सही बोला। ये 269 तो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ ना, 2.69 की तरीके से लिख सकती हूँ। इसको तो मैं कैसे भी लिख सकती हूँ। जब मैंने यहाँ पर यूनिट ऐड कर दी, चाहे यहाँ पर केजी ऐड कर दो, चाहे यहाँ पर मीटर ऐड कर दो, चाहे आप कुछ भी ऐड कर दो, तो यहाँ पर ये पांचों की पांचों मेरी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। डिफरेंस यही है क्योंकि यहाँ पर हमने यूनिट ऐड कर दी है। ठीक है। यहाँ पर हमने ये यूनिट ऐड कर दी है, तो ये वाली जो दोनों चीजें हैं ये भी हमारी मेजरमेंट करने के बाद आई हुई है। इसको अगर मैं ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट करूंगी ना, तो इसको एक तरीके से मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी अगर किलोग्राम में वो वाली नोटेशन में एक्सप्रेस करूं। ये जो नंबर है मेरा, ये नंबर तो ठीक है, ये 26900 जब तक एक नंबर है तब तक तो इसको मैं ऐसे 2.69 करके ही रिप्रेजेंट करूंगी। बट यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट ऐड कर दी है, चाहे वो केजी की करो चाहे वो मीटर की करो, इसका मतलब है कि आपकी जो इंस्ट्रूमेंट थी वो इंस्ट्रूमेंट इतनी प्रिसाइज थी कि उसने दिखाया है कि ये दोनों 0 वैल्यूज थी, वरना आप एम ही थोड़ी लिख रहे हो। है ना, ये चीज समझ में आ रही है? यस मैम ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूनिट ऐड हो जाएगी तो ये जो बाकी ट्रेलिंग जीरोस वाली है ये भी सिग्निफिकेंट है। ये यहाँ पर क्योंकि यूनिट नहीं है तो यहाँ पर खाली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी मेरे पास, खाली 2 6 और 9 मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। मैम हाँ बेटा। मैम जो एफ वाले में 26900, तो मैम उसको भी तो इन्फिनाइट तरीके से लिख सकते हैं। बेटा ये तो ऐसे तो कोई भी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पर ये वाली जो वैल्यूज है ये हमने कुछ ना कुछ मेजरमेंट करके आपका नंबर लिख रखा है। इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में डिफरेंस यही है कि यहाँ पर ये केजी में हमने अगर मेजर करी है, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ वैल्यू कि मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करी तो ये जो 00 थी वो मेरे इंस्ट्रूमेंट ने दिखाई। यहाँ पर तो ये 26900 मैंने लिख रखी है बस। इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी नॉर्मल फॉर्म में तो 2.69 इंटू 10⁻² कर दूंगी ना, है ना बेटा? मैम अगर मैम 269 होता तब ये इन्फिनिट होता। हाँ 269 यहाँ पे जो नंबर है, जैसे अगर मैं बोलूं 4 नंबर आया है मेरा, किसी फॉर्मूला में पर्टिकुलर कोई नंबर आ रहा है, ये तो चलो मेरी मेजरमेंट करने के बाद मेरे पास कोई वैल्यू आई है ना, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल रहे हैं। अगर मेरे पास जैसे पेरीमीटर का फॉर्मूला है या फिर किसी चीज का फॉर्मूला है जिसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज में जो 4 और 2 होता है उसकी हम किसी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ले सकते हैं। ठीक है। बट ये जो वैल्यूज है इसमें हम नहीं ले सकते। मैम जैसे 0 शुरू में हो तो भी गिनी जाएगी अगर किलोग्राम लगा हुआ 0 2 6 9 नहीं नहीं नहीं, तब नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कभी मतलब नहीं है। राइट हैंड साइड अकेला रहेगा। हाँ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो लीडिंग जीरोस है वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, राइट हैंड साइड वाले होते हैं। अगर यहाँ पर यूनिट लिखी हो, अगर वो चीज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रही हो कि भाई मैंने अब जैसे किसी बच्चे ने अपना वेट मेजर किया, तो अब वो बच्चे ने वेट मेजर किया, वो उसका वेइंग मशीन में 60 किलो दिखाया है, तो 60 किलो में वो 0 भी तो सिग्निफिकेंट हो गया ना। यस मैम, वो 0 है ना, 0 के बिना तो आप क्या कर लोगे, वो 0 तो सिग्निफिकेंट है ना। अगर मैं किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस चीज को तो 0 तो सिग्निफिकेंट हो गया ना। और अगर मेरे कुछ चीज आई है जो खाली मैंने लिख दिया कि हाँ वो 60 के बराबर है, तो हो सकता है वो 60 मेरी इंस्ट्रूमेंट की वजह से ना आई हो, वो 60 मैंने खाली लिख दी हो, तो उसमें खाली 6 सिग्निफिकेंट हो जाएगा।
यस मैम, ठीक है? 26,900 रुपए में और 259 रुपए में फर्क तो है। हाँ, बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है? यस मैम, आगे बढ़ते हाँ, हैं। इसको भी रूल्स ऑफ एसएफ में लिख दो कि अगर ट्रेलिंग जीरो तब आपके जरूरी, तभी इसको एग्जांपल से हम समझा देते हैं बच्चों को, एग्जांपल से ये वाली चीज समझ में आ जाती है। चलूं अब आगे? यस मैम। ठीक है, तो अब बेटा एक्यूरेसी और प्रिसिजन हम समझते हैं कि क्या होता है। अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर तो समझ ही लिया, एक्यूरेसी और प्रिसिजन भी समझ लो। अगर कोई बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, सपोज अंकुश एक्सपेरिमेंट कर रहा है हमारा, और अंकुश किस चीज की वैल्यू निकाल रहा है? अंकुश इज ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो अंकुश ने वैल्यू मुझे निकाल के बता दी कि मेरी फाइनल वैल्यू आई है 9.7। ठीक है, बड़ा एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया है बच्चे ने। और ये दूसरा बच्चा कौन सा, अभिजय है? गलती ठीक है, हाँ, तो अभिजय ने एक्सपेरिमेंट किया, अभिजय ने कर दी शैतानी, उसने बताई मैम 8.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू आई है। 9.8 बताई थी। ठीक है, तो बेटा इसकी ट्रू वैल्यू से कौन सा वाला बच्चा ज्यादा पास है? 9.7 है ना, 9.7 वाला ज्यादा पास है, तो ये जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है, इसका मतलब है। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक्यूरेसी की डेफिनेशन क्या है कि जो मेजरमेंट आपने करी है वो ट्रू वैल्यू के कितनी पास है। हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज इज द मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, टू द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। इज दिस ओके? ये चीज क्लियर है? बच्चे सारे शांत हो यस गए? मैम। वेरी गुड। चलो Yes, अब आ जाओ प्रिसिशन पे आ जाओ। ठीक है, अब फर्स्ट स्टूडेंट ने हमारा करा, कोई भी बच्चा ले लो यार, अंकुश और अभिजय कर रहे थे तो आप दोनों ही कर लो, वरना चलो दो बच्चे अलग ले लेते हैं। अब आर्यन और तनीषा कर रहे हैं, तो ये तनीषा कर रही है। ठीक है, तो तनीषा ने अब आप जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो खाली एक वैल्यू तो नहीं निकालते ना, बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज निकालते हो, फिर उनका सम करके आप फाइनल वैल्यू बता देते हो कि इतनी आ रही है, मीन निकाल लेते हो, है ना। तो तनीषा ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने 5 वैल्यूज निकाली, उसकी 5 वैल्यूज आई 9.71, 9.72, 9.68, 9.69 और 9.70। ये तनीषा की पांचों वैल्यूज आई। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरे बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, अब आर्यन ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, आर्यन ने एक्सपेरिमेंट किया, आर्यन ने एक्सपेरिमेंट करके आंसर मेरा क्या बताया? 8.25, 6.28, 9.27, 7.52, 6.98। तो यहां से अब आप प्रिसिशन देख सकते हो। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपने मेजरमेंट करी है वो एक दूसरे से कितनी पास में। प्रिसिशन का मतलब समझ में आया? प्रिसिशन का मतलब क्या होता है? हाउ क्लोज आर द मेजरमेंट्स, हाउ क्लोज आर द मेजरमेंट्स टू ईच अदर। मैम ऐसे दूसरे में कह सकते हैं कि तुक्का लगाया है। हाँ, दूसरे ने तुक्का नहीं लगाया, उसका मतलब इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं था या फिर उसके एरर ज्यादा हो रहे थे। फर्स्ट स्टूडेंट ने इस तरीके से किया कि उसके सारों में ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आया, मतलब उसने बहुत प्रिसाइसली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, सेकंड वाले बच्चे ने अब जैसे भी तुक्का लगाना नहीं बोलेंगे, बोलेंगे या तो फिर एरर ज्यादा हो गई या फिर कुछ मेथड में गड़बड़ थी, तभी इतनी फ्लक्चुएशन आई ना आंसर में, वरना इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए। वैसे किसने वाली बात है कि हाँ। जो आंसर जितना जिन आंसर में आसपास देखा जाता है वही तुक्के के होते हैं। गैप वाले आंसर हमेशा सही के होते हैं। हाँ, दैट इज एक्चुअली ट्रू। इसका मेरे पास एक जीता जागता प्रूफ है। जैसे मैं बैचलर्स में थी, ज्यादा होगा। हाँ, मतलब देखो ना दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना ज्यादा आ रहा है ना, तो वो प्रिसाइज नहीं है। ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अभी हम ये भी समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि सारी जो एक्यूरेट होती है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। ये भी हम चीज देखेंगे। जैसे मेरे साथ तो एक बार ऐसा हुआ था कि हमने तो एक एक्सपेरिमेंट की नकली रीडिंग्स बनाई थी, क्योंकि उसकी रीडिंग्स किसी भी बच्चे की सही नहीं आ रही थी क्लास में, तो फिर तो टीचर ने हमें बोल दिया था कि ठीक है बना लो अब नकली रीडिंग्स, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है जो सही ही नहीं आ रही है। तो ठीक है, ये भी चीजें करनी पड़ती है कभी कभी बड़े होकर, नॉट रेकमेंडेड बट जरूरत में कुछ भी करना पड़ता है कि हाँ क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो डार्ट बोर्ड खेला है? यस मैम। एक बार खेला था, एक बार खेला था यार, कौन सा कलर लिया जाए इस पे? दोस्त के घर पे। सर के बीच में लग गया। ठीक है, वेरी गुड। तो डार्ट बोर्ड के अंदर ना, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी का क्या मतलब है? अब डार्ट बोर्ड में ये जो रेड वाला स्पॉट है इधर लगना चाहिए ना आपका मामला। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड देख लो पहले।
है ना? आप डार्ट बोर्ड से इमेजिन करो, डार्ट बोर्ड में आपकी सही वैल्यू क्या हो गई कि बिल्कुल बीच में जाके मेरा चीज लग जाए। वो एक्यूरेट हो जाएगा। हाँ, वो एक्यूरेट हो जाएगा। आसपास जो लगा वो प्रिसिशन। हाँ, वो आसपास जो लगा है वो प्रिसिजन हो जाएगा। ठीक है तनीषा बेटा, चलूं आगे? प्रिसाइज ही आएगी। हाँ, अब इसकी दिखाती हूँ आपको, इसके बड़े अच्छे केसेस बनते हैं कुछ कुछ। चलो, तो अब सपोज मेरी एक वैल्यू आ रही है ऐसे, एक यहाँ पर लगा, ये एक यहाँ पर लगा, उसे ये ब्लू रेड पे तो दिख ही नहीं रहा, इस पे लगाते हैं रेड्स। एक यहाँ पर लगा, ये दिख रहे हैं ना डॉट सबको? यस मैम। ठीक है, एक डॉट इधर लगा, कलर कौन सा लिया जाए जो दोनों पे चल जाए, और एक Yellow. डॉट इधर लगा, हाँ ये रेड चल जाएगा। तो बेटा ये तो ना तो क्लोज वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है उसके पास है, ना एक दूसरे के पास है। सो दीज आर नॉट प्रिसाइज, नॉर एक्यूरेट। दीज आर नॉट प्रिसाइज एंड नॉर एक्यूरेट। बिल्कुल सही बोला आपने बेटा, ये चीज सबको दिख रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ। अब जोर अगले, देना पड़ेगा देखने के लिए। हाँ ठीक है, अब अगले वाले केस में मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 4 वैल्यूज आई ऐसे, 1 2 3 और 4। तो इस केस में क्या हो रहा है? एक्यूरेसी है, नो मैम। नो मैम, प्रिसिशन है, प्रिसिजन है। प्रिसिशन है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये ma'am. प्रिसाइज तो है बट इट इज नॉट एक्यूरेट। दिस वैल्यू इज प्रिसाइज बट इट इज नॉट एक्यूरेट। नाउ लेट मी कम टू एक्यूरेसी। अब सपोज मेरे पास 4 वैल्यूज ऐसे आई, 1 2 3 4, दिख रही है ये चारों वैल्यूज? यस मैम। सो यू कैन सी कि अगर आप इसका मीन लोगे ना तो बिल्कुल बुलसाई पे बनेगा। अगर हम इन चारों वैल्यूज का मीन ले लेंगे तो बिल्कुल मेरी एक्यूरेट वैल्यू आएगी, सही वैल्यू आएगी एकदम। तो ये जो मेजरमेंट है ये मेरी प्रिसाइज नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज बट इट इज एक्यूरेट, बट इट इज एक्यूरेट, क्योंकि जब इसका मैं मीन लूंगी तो ये मीन जब इसका लेंगे तो ये सेंटर वाले पॉइंट के बहुत क्लोज आ जाएगा। एंड फाइनल वाला केस अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो सपोज मैं बिल्कुल सारे पॉइंट यहीं पे ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिसिशन भी आ गई, एक्यूरेसी भी आ गई। यस मैम। ये प्रिसाइज भी हो गया और एक्यूरेट भी हो गया। समझ में आया प्रिसिशन और एक्यूरेसी का मतलब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स सीख लिया। तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बता रही है कि भाई तुम कितनी एक्यूरेसी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कितना तुम्हारा प्रिसिशन है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट की लीस्ट काउंट कितनी है। सिग्निफिकेंट फिगर्स से सब पता चल जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला टॉपिक जो हमें समझना है वो है राउंडिंग ऑफ का टॉपिक। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक विच वी वांट टू अंडरस्टैंड इज द टॉपिक ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है बेटा, तो अब क्या होता है, जैसे इसका पहले एग्जांपल देके मैं आप लोगों को समझाती हूँ। इसका पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज मैं आपको बोलूं 2.134 हमारे पास एक नंबर है मीटर्स में। ठीक है, आई एम हैविंग, बेटा संडे को आपका इस चैप्टर का नहीं है, संडे को आपका जो मैथमेटिकल टूल्स हमने किया था उसी का टेस्ट होएगा। पिछली बार मैथमेटिकल टूल्स में काफी बच्चों को दिक्कत आई थी, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो इसलिए हमने रेकमेंड किया था कि मैथमेटिकल टूल्स का ही फिर से टेस्ट रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो वही वाला चैप्टर फिर से डिस्कस होएगा बेटा। ऑलराइट, सब बच्चे रेडी हैं उसके लिए? नो मैम। नहीं, अच्छा होता नो मैम, ये तो इतना अच्छे से तो चैप्टर पढ़ा है वो डिटेल में। मैम नो मैम। नो मैम भाई साहब, देखो सही बात, देखो मैं एक मैम चीज एक तो बोल मैम डिवाइड हाँ। और मैम डिवाइड वाले इंटीग्रेशन जो होते हैं ना मैम, डिवाइड वाले उसमें दिक्कत आती है मैम। और सीधी मैम वो बात है। चेन मैं रूल वाले आपको डेरिवेशन में, डिफरेंशिएशन में हाँ, तो उसमें सबसे दिक्कत मुश्किल आती है। वही है ना, दोनों के है ही सबसे मैं मुश्किल आपको वाली चीज वो। हाँ मैं आपको सीधी बात बोलती हूँ। टीचर जब भी क्लास में आके बोलते हैं कि आज क्या पढ़ाना है, हाँ आज पढ़ाई करें, तो अगर बच्चे ना भी गए तो भी वो कराते हैं। वैसे हाँ, ही तो वो तो आपकी ऑब्वियस है, केस है। ऐसे तुम्हारे चक्कर में हम पिट जाएंगे, हमें बोलेंगे कि क्लास नहीं ली। तो पूछते क्यों है? नहीं नहीं, कोई नहीं बेटा, एक बार ट्राई करेंगे कि अगर जैसे टाइम मिलेगा ना तो एक बार ये वाला पार्ट खत्म हो जाए तो इसके बाद आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी करवा दूंगी मैं, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की। मैम इंटीग्रेशन करवा देना, डिफरेंशिएशन तो एक आना है। ठीक है ठीक है ना वैसे उसमें मेरे ठीक को है करा ठीक है, देना मैम। चलो एक बार एक रिवीजन सी ले लेंगे, उसमें ये प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे थोड़े बहुत, तो आप लोगों के लिए फायदा रहेगा उसमें। मैम हार्ड हार्ड करवाना मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बच्चों, तो वो कल की आपकी क्लास होगी, कल की क्लास में यही डिस्कस कर लेंगे। ओके मैम। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही थी, राउंडिंग ऑफ हमें क्यों चाहिए होती है कि सपोज मेरे पास एक ऐसा नंबर है मीटर में और दूसरा मेरे पास ऐसा नंबर है, तो आप लोग तो बोलोगे कि मैम इन दोनों को ऐड कर दो, 3.234 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है ना? बट फिजिक्स में ये गलत है।
फिजिक्स में ये नहीं कर सकते, फिजिक्स में ये गलत है, फिजिक्स में ये मामला गलत हो जाता है। अब हमें करना क्या होता है, हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये जो भी आंसर आया है, कहां तक राउंड ऑफ करना है, जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें हमें राउंड ऑफ करना है इसको। तो जो करेक्ट आंसर होएगा इस केस में, उसमें करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा 3.2 मीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यस मैम। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन राउंड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी रिजल्ट है उसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वी नीड टू राउंड ऑफ, इसको मैं लिख भी देती हूँ पॉइंट को, वी नीड टू राउंड ऑफ। हाँ बेटा, मैम फिजिक्स में सही 3.2 मीटर है। यस, इसका रीजन भी यही है कि जो आपकी सबसे अनसर्टेन वाली डिजिट है, यहाँ पर तो आपके पास कोई डिजिट ही नहीं है ना, तो यहाँ पे आपके पास खाली दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इस केस में आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली चीज है वो हम कंसिडर करेंगे, वरना ये जो बड़ी वाली चीज आएगी वो एरर वाली चीज है। ओके ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है एक रिजल्ट को टू दी अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, टू दी अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे भी आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ अगर जब करनी होती है उसके बाद जो आंसर आता है। ठीक है, तो किसी भी रिजल्ट को हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करना है। दैट इज व्हाई आपको राउंड ऑफ वाले रूल्स भी पता होने चाहिए। तो राउंड ऑफ का एक रूल तो बड़ा ही सिंपल है, एक दो रूल्स तो सिंपल है इसके। ठीक है, कि अगर जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है वो 5 से ज्यादा है तो उसमें +1 कर दोगे, है ना। इसका मतलब क्या है, 3.26 अगर है मेरे पास, 3.26 है अगर मेरे पास, और इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो इसको मैं लिख दूंगी इट इज इक्वल टू 3.3, है ना। तो मतलब इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, ये तो सारी मैथ्स वाली चीजें हैं, इज मोर देन 5, is more than 5, the preceding digit is increased. The preceding digit is increased by 1. Is this point okay? यस मैम। ठीक है, तो वैसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ भी लिख लो यार, 6.875 नहीं 6.878 लिख लो, इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगी तो क्या आ जाएगा, 6.88 आ जाएगा ना बेटा। ठीक है, तो 8 डिजिट आप इस तरीके से बहुत सिंपली राउंड ऑफ कर सकते हो अगर आपको पता है। सेकंड रूल भी इसलिए सिंपल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और स्लाइड चाहिए होगी। सेकंड रूल भी सिंपल हो जाएगा, अगर मेरे पास 1.23 है तो उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 1.23 अगर मेरे पास, तो उसको कैसे राउंड ऑफ करोगे। रूल 2 ये बोलता है, मैम 1.2 हो जाएगा। वेरी गुड, इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ, इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ is less than 5, is less than 5, then preceding digit is unchanged, preceding digit is unchanged। ठीक है बेटा, एक सेकंड तो अभी प्रीवियस स्लाइड दिखा दूं, तब तक ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही है, एग्जांपल अगर आप ले लो कि नाउ इफ आई वांट टू राउंड ऑफ 3.94, सो दिस विल बी राउंडेड ऑफ एज 3.9। वैसे ही अगर 2.832 है और इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.83। इज दिस रूल ओके गाइस? यस मैम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ग्रेटर देन 5 है तब क्या हो रहा है, लेस देन 5 है तब क्या हो रहा है। रूल 3 क्या डील कर रहा है कि अगर डिजिट 5 है तब क्या होएगा, इफ डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज 5। तो इसके अंदर बेटा 2 तरीके के इन्होंने सिचुएशंस बना रखे हैं। पहला सिचुएशन ये है, इसको एग्जांपल से समझ लो, अगर मेरे पास है 2.85 और दूसरा सिचुएशन अगर मेरे पास है 2.375, मतलब 5 से पहले वाली जो डिजिट है वो इवन है और यहाँ पर 5 से पहले वाली जो डिजिट है वो ऑड है। केसेस समझ में आए? यस मैम। ठीक है, तो अगर आपकी 5 वाली डिजिट है यहाँ पर, तो अगर इवन वाला केस है तब हम इसको अनचेंज छोड़ देंगे।
इवन वाला केस है तब हम अनचेंज छोड़ेंगे, मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 2.8, और अगर ऑड वाला केस है तो हम +1 कर देंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2.38। समझ हम में आ इसको गया? फर्दर सिंपलीफाई करके 2.4 भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वो डिपेंड करता है कि आपको कहां तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, कितने डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। आपको 5 डिजिट का नंबर दिया है, बोला इसको 2 में कन्वर्ट कर दो, तो राउंड ऑफ करते रहना, 3 बार और राउंड ऑफ करना उसको। क्लियर है ये सारे रूल्स? यस मैम। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर ले। यस Yes, sir. मैम। चलो तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले वाला एग्जांपल देखो, 225.653 है आपके पास, इसको हमें राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। तो सबसे हम पहली 25.6 ठीक है, सबसे पहले अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 25.65, क्योंकि 3 है ना तो 3 तो हट जाएगा। अब ये 65 है तो 6 जो है वो अनचेंज्ड रहेगा क्योंकि और Yes, sir. इवन, सो दिस विल बी इक्वल टू 25.6। सिंपल है, यस मैम। ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी कर सकते हैं। अब अगला क्या है 4.996 इंटू 10⁵ टू 3 डिजिट्स। इसको करोगे तो क्या आएगा? इस सिचुएशन में क्या आएगा? 4.996 को करेंगे तो हम 5.0 5 आएगा क्या? 5 हो जाएगा। 5 अब यहाँ पर आप 1 ऐड करोगे, 5.0। है ना, अब यहाँ पे आप 1 ऐड करोगे तो 0 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 ऐड करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ तक पहुंच जाओगे तो आपके पास आंसर आएगा खाली 5 नहीं 5.00। 5 into 10⁵ वो गलत हो जाएगा, उसमें तो खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 3 तक करना है आपको। ओके मैम। तो सही आंसर है 5.00 इंटू 10⁵. ठीक है, डिफरेंस मैम। समझ में आया बेटा दोनों में? यस मैम, आ गया। चलो अब तीसरे पे आओ। तीसरा क्या है? 0.6995 टू 1 डिजिट 0.7 0.7 है ना, 0.7 आ जाएगा। अगर आप इसको पहली बार राउंड ऑफ करोगे तो 0.7 तभी आ जाएगा, क्योंकि 5 की वजह से यहाँ पर 5 है, ये ऑड है, तो ये +1 हो जाएगा। 3 है जो नंबर है हम अगले लास्ट, का 3.4 मतलब क्या कितनी बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे। राइट, इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करा, सेकंड वाले को भी 3 तक, थर्ड वाले को 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे करा। ठीक है, अगला वाला है हमारे पास 3.4 वेरी गुड 3.350 टू 2 डिजिट्स। तो इसको करेंगे सबसे पहले 3.35 आ जाएगा, और क्योंकि 35 है तो इसको हमें राउंड ऑफ करके 3.4 लिखना पड़ेगा, हम है ना, नेक्स्ट क्योंकि वाले का 3 और है। 0.04 0.04। अगला वाला क्या है 0.0, बड़ा लंबा सा है, 0.03927। ठीक है, इसको 3 तक लाना है, तो ये पहले दोनों तो है ही नहीं सिग्निफिकेंट, तो मतलब 0.0393 वेरी गुड, तो 0.0393 हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा। नहीं, हम next 0.04 में तो 4.10 कम हो जाएगी और तनीषा बेटा, 0.04 में तो खाली एक सिग्निफिकेंट फिगर रह गई ना। ठीक है, ये केजी में है तो केजी में लिख देते हैं। और फाइनल वाले का क्या आएगा? हम 4.10 into 10⁸ वेरी गुड, ये भी आपका सेकंड में है मामला, तो इसको हमें 3 डिजिट तक करना है। अभी हमारे पास 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, तो इसको 3 में करना है, तो 85 है। अब 85 तो 8 ही तो रहेगा, 1 थोड़ी हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 4.08 इंटू 10⁸ आएगा। मैम फिर 8 को ये 5 से बड़ा है तो इसको यहाँ पे 1 शिफ्ट नहीं कर सकते? नहीं, आपको 5 वाली डिजिट को राउंड ऑफ करना है ना। अब यहाँ पर आपका इवन है तो इवन वाली चीज बढ़ेगी नहीं, 5 हट जाएगा, तो 4.08 ही तो रह जाएगा। अगर आप उसके बाद राउंड ऑफ करते तो आप इसको 4.1 करते, बट उसके बाद हमें करना नहीं ना, हमें इसको 4.08 पे ही छोड़ना है, 3 डिजिट चाहिए। हम 4.10 में भी तो 3 डिजिट्स ही होंगी। बट 4.10 गलत हो गया ना, 4.10 थोड़ी करोगे इसको, 4.08 है इसका आंसर। अगर इसको फिर से राउंड ऑफ करेंगे तो 4.1 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। 10 और 08 तो अलग अलग हो गए ना बेटा नंबर ही। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यहाँ पर अगर ये 5 हटाओगे तो 5 को हटाने से तो 4.08 आंसर आएगा ना, 4.10 कहाँ आएगा? ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। पक्का? यस मैम। चलो
अब इस चीज पे आ जाते हैं कि आप सिग्निफिकेंट फिगर हमने सीख लिया क्या होती है, हमने देख लिया एक्यूरेसी प्रिसिशन क्या होती है, हमने देख लिया कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस. तो अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो भाई, अगर आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ है, उसको ऐड करके आप पेरीमीटर निकालोगे. किसी भी चीज का आपके पास एरिया है तो उसको मल्टीप्लाई करके आप निकालते हो दो साइड्स को, है ना. फिजिक्स में तो जितने भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब में हो रही है. ठीक है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको हम किस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर मेरे पास, जैसे हमने पहले भी देखा फिजिक्स में, कि अगर दो अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप ऐड कर रहे हो तो जो आंसर है वो आपको सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली जो चीज है उसमें आपको एक्सप्रेस करना है. तो वही चीज हम यहाँ पर भी देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे. सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल सब लोग नोट डाउन कर लो. रूल यही है कि आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड, आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड, आंसर शुड बी एक्सप्रेस्ड in terms of number having least significant figures, having least significant figures. ठीक है, मतलब जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो आप रिकॉग्नाइज करोगे और आंसर आप उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रिपोर्ट करके दोगे. ठीक है, इसका एग्जांपल अब ले लो. एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों के एग्जांपल दे देती हूँ. सपोज यू आर हैविंग 1.5 और इसमें अब आप ऐड कर रहे हो 2.16 एंड जो तीसरी चीज आप ऐड कर रहे हो वो आप कर रहे हो 1.245. तो इसको करोगे ऐड तो क्या आंसर आएगा फाइनल? क्या आएगा आंसर इसको ऐड करेंगे तो? 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, इधर 1 हो जाएगा. 4.905. हाँ वेरी गुड. 5 पॉइंट आ जाएगा ना, नहीं 4 आएगा. 4.905. अब इसको आपको राउंड ऑफ करना है कहाँ तक? एक सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए बेटा खाली, मतलब दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए. मैम 4.9 हो जाएगा. 4.9. हाँ, इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा? 5 हटेगा, ये वाली आपकी इवन मानी जाएगी, तो ये 4.90 ही रहेगा, फिर 0 हट जाएगा. तो आंसर आपका हो जाएगा 4.9. ठीक है, यू विल हैव टू राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स. समझ में आया अब राउंडिंग ऑफ क्यों सीखी थी? यस मैम. ठीक है बेटा. वैसे ही अगर हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल, अब सब्ट्रैक्शन का ले लो फॉर एग्जांपल. ठीक है, सब्ट्रैक्शन में सपोज आई एम हैविंग 62.831 और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 24.5492. सब्ट्रैक्ट करके बताना क्या आंसर आएगा. कैरी वैरी करो. कैरी वगैरह करो, इसको बताओ क्या आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन करेंगे तो. करो मेरे जेई वाले बच्चों, सब्ट्रैक्शन करो. मैम 36.2882. नहीं यार, मेरा कुछ और आ रहा है. अब मैंने गलती करी, आपने करी है, मेरे को ये भी नहीं पता. चलो एक बार कर लेते हैं कैलकुलेट. 38.82 आएगा. मैम 37.2818 पूरा ये आ रहा है. अच्छा चलो, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा. ठीक है, 38.2818. एक सेकंड, ये 8 तो आ गई. फिर अब यहाँ पर 0 है, इससे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा. फिर आप इससे कैरी फॉरवर्ड करोगे, ये 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इधर 8 आ गया, 7 में से 5 गए, 2 बचे. अब यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 12, 8. किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया क्या? मैम बोला तो है 38.2818. हाँ ठीक है, ठीक है, ये सही है. यस मैम. ठीक है, ये वाली चीज इरेज करियो ताकि आपको नोट्स में पढ़ने में आसानी रहे. हम भी ऐसे ही करते हैं यार, टीचर लोग भी कैलकुलेट जैसे तुम लोग करते हो. तो यहाँ पर अब फाइनल आंसर कितने में आना चाहिए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर में. इसको आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? आंसर कितना हो जाएगा? 38.282. वेरी गुड. इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे तो 38.282 बचेगा आंसर. इज दिस ओके कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है? यस मैम. क्लियर है? यस मैम. यही Yes, सेम ma'am. रूल आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी है.
ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में कुछ ऐसे बहुत अलग चीज नहीं हो रही है, सेम रूल आपका डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में भी वैलिड है। मतलब अगर आप यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, उसमें भी वही है कि जितने भी चीजों को मल्टीप्लाई कर लो, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी ना, उसी में आपको अपना आंसर एक्सप्रेस करना है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेम रूल है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिस डिजिट में है उसी में आपको अपना आंसर अपना लिखना है। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का क्या मतलब है? आंसर इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सेम नंबर ऑफ, SF लिख रही हूँ सिग्निफिकेंट फिगर को, सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज पोजेस्ड बाय, बड़े बड़े वर्ड्स आ गए ऐसे पोजेस्ड वाले, एज इज पोजेस्ड बाय लीस्ट प्रिसाइज टर्म। लीस्ट प्रिसाइज टर्म, तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म का यही मतलब हो गया कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वाली टर्म, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सही है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके भी चलो एग्जांपल्स ले लेते हैं। करो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर लो यार। इसके एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ 142.06 है मेरे पास अगर, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 0.23, क्या आंसर आएगा बता दो। मैथ्स की भी प्रैक्टिस हो रही है बच्चों की, ठीक है। मैं बोलती हूँ मैथ्स वाले सर को, हर्षित सर है ना, हर्षित सर को बोलती हूँ कि आज मैंने आपका भी थोड़ा सा काम में आसानी करी है, बच्चों को बेसिक मैथ्स ऐसे रिवाइज करवाया है। करो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा बेटा। मैम 34.0538। नहीं यार, फिर से करो। मैम 32.673 45.45738 मैम 45.459 नहीं है, सही नहीं है। 45 कहाँ से आ जाएगा? 32.6738। ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, 32.6738 आंसर आएगा। और इसको आपको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? दो सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? मैम 33। दैट इज इट, ये करना है आपको, ठीक है। वैसे ही अगर डिवीजन करोगे, अब डिवीजन में आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ। सपोज आई एम हैविंग 0.90 एंड आई एम डिवाइडिंग 0.90 बाय 4.26, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? बड़ा लंबा सा आंसर आता है 0.2112676। मैम आप पे जो आपका जो भी सामान है मैम, उस अगर वो 15 इंची होगा तो उसमें कैलकुलेटर भी होगा, अलग से हाँ। बटन भी होता है आजकल, तो उस पे क्लिक करके भी आप कर सकते हो। हाँ, तो मैं तो कैलकुलेशन यूज ही कर रही हूँ, मैं क्यों करूंगी इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन? तुम लोगों को करनी है, ये टॉर्चर तुम लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। बच्चा होने से, टीचर होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ये देखो अहद ने पूरा ऐसे कैलकुलेट करके बता दिया, वेरी गुड अहद बेटा। मैं एक बात ठीक बता है। दूं, देखो मैं बता दूं सच से एक बात, कोई भी बच्चा चाहे वो मेंटल मैथ के स्टूडेंट क्या हो, वो डिवीजन की 4 डिजिट तक ही जा सकता है, उसके बाद हाँ। उसको भी दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, ये कोई कॉपी नहीं, पेस्ट का काम है। कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ नहीं होता। देखो मैं तो बोलूंगी कि कैलकुलेशन प्रैक्टिस सब बच्चे करो, जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की। तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा जब राउंड ऑफ करेंगे 2 डिजिट तक? 0.3 अरे 0.3 में तो एक ही डिजिट हो गई। 2 हो गया ना, 0.022 ठीक है, 0.22। अब इसको राउंड ऑफ करोगे ना, तो यहाँ पर इसको ऐसे देखो, पहले यहाँ पर 8 आ जाएगा, मैम फिर 6 0.21 8 ही है, आएगा। तो फिर 7 हो जाएगा, फिर 2 7 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 1 3 है, तो ये 1 ही रहेगा, और ये 1 यहाँ से फिर हटेगा तो 2 1 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा 2 1 ही आएगा, 0.21। ठीक है, एक बार इसकी राउंड ऑफ करनी प्रैक्टिस करो, लंबा नंबर है, बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है बेटा। ओके मैम। तो इस तरीके की चीजें आएंगी तो कर लोगे ना। इसका यूज हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि इसका यूज है क्या। इसका यूज आता है इस तरीके के क्वेश्चन में। क्वेश्चन विजिबल है सबको? ये तो अगर Yes, राउंड ma'am. ऑफ लिख के रखे तो 7.2 ही बनेगा, क्योंकि नहीं, इसमें अब की है। आपको पहले राउंड ऑफ नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं ताकि उनका काम छोटा हो। पहले राउंड ऑफ नहीं करना है, आप पहले आंसर निकालेंगे और फिर उस आंसर में राउंड ऑफ करेंगे। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा साइड में? मैम 4 वेरी मैम गुड। 7.203 मीटर है, तो वी आर हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जो आंसर है मेरा वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होएगा। वॉल्यूम होती है, ये उसमें वॉल्यूम हो गया, एक ही क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। लगाओ, साइन की क्यूब क्या आएगा आंसर?
मैम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, और कैसे आता है आंसर? कैलकुलेटर। ये अरद ने कैलकुलेटर ले रखा है और वो ऐसे आंसर बताया जा रहा है, तो आप लोगों का भी भला कर रहा है। अरद को सब चॉकलेट भेज देना घर जाके। मैम इन्हें बस अब सिग्निफिकेंट फिगर्स बुलाना है। हाँ, ये मतलब आंसर तो बता दिया मैम मैंने, सबसे मेहनत का काम मैंने कर दिया, बाकी मेहनत आप कर लो। ठीक है, 373 पॉइंट, अपना एड्रेस बताइए। हाँ 373.715 लिख रही हूँ मैं। ठीक है, मैं पहले राउंड ऑफ कर दिया, 715 मीटर क्यूब के आसपास आपका आंसर आया है। ठीक है, तो अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कैलकुलेटर से कितना? कर रहा हूँ। हाँ हाँ पता है मुझे, कैलकुलेटर से करा है, तरह जल्दी तो कोई भी नहीं कर सकता, वरना तो फिर। मेंटल मैथ का स्टूडेंट कर सकता है। मेंटल मैथ्स में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, स्कूल में शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं कि जैसे हम 3 by 3 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर, राइट राइट राइट, उसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स आ जाती है, बिल्कुल सही बोल हाँ, रहे इसलिए वो जल्दी कर लेते हैं, वो हाँ। नॉर्मल मैथमेटिक्स ही होती है। हो। अब करो इसको राउंड ऑफ तो करके बताओ क्या आंसर आएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। मैम मैम 373.7 3.715 वेरी गुड। 373.7। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो वी हैव टू राउंड दिस ऑफ टू 3 डिजिट्स एंड द आंसर विल बी 373.7 मीटर क्यूब। इस तरीके से कोई भी आपके पास होगी तो निकाल लोगे ना, उसमें 7 2 नहीं आएगा बेटा, 7 ही आएगा। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का लिखा हुआ है। 4 डिजिट्स, 4 है, कहाँ लिखा क्या हुआ है? 4 तक करना है क्योंकि साइड में 4 थी। वो ऐसा होता है क्या? आई हाँ, सी। ये तो हमने देखा ना कि आप मल्टीप्लिकेशन जिसमें कर रहे हो, जितनी भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो टर्म्स, उसमें जिस टर्म में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो वहां तक आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना बेटा आपकी साइड में, तो 4 तक ही लाना है आपको आंसर। इज इट ओके गाइस? चलो इसका भी आंसर बताओ फिर क्या होगा। टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट 25 वाइब्रेशंस इज 88 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? मैम टोटल टाइम जो होता है, टोटल टाइम किस चीज का? जो उसमें 25 वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगेगा? आ जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे 25 वाइब्रेशन का तो टाइम हमें गिवन है। टाइम पीरियड कितना होता है बेटा कि एक वाइब्रेशन में, एक ऑसिलेशन में आपका टोटल टाइम कितना लगा है। तो यहाँ पर जितना टोटल टाइम लगा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यही तो होता है आपका टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड एक तरीके से कितना हो गया? टोटल टाइम टेकन इज 88.0 डिवाइडेड बाय 25। तो इसको कैलकुलेट करके बताओ, ये तो सिंपल है। 3.52 ये वेरी मेरा गुड, कैलकुलेटर क्या है मैम? वेरी गुड, आंसर आ जाएगा 3.52 सेकेंड। अब ये सही है या फिर इसको चेंज करना है? मैम करना है, नहीं, दो करना पड़ेगा करना है। करना है ना। करना है 3.5। Very good. We have to 3.5 round आ off- जाएगा। बिल्कुल सही। वी हैव टू राउंड दिस ऑफ टू 2 डिजिट्स। ठीक है, तो जब आप 2 डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ करोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू बचेगी 3.5 सेकेंड्स। इज दिस ओके? ये वाली चीज सबको समझ में आ रही है? यस मैम, आ रही है एकदम। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। ठीक है, चलो अब इसके अंदर एक छोटी सी जो गड़बड़ यहाँ पर हो रही है, वो गड़बड़ ये है कि 25 जो है हमारा, ये जो 25 है इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है पक्का। मैम इन्फिनिटी होगी ना मैम, ये कांस्टेंट नंबर है। जरूरी नहीं है। 25 जो है जरूरी नहीं है, क्या मतलब है? 25 जो है कांस्टेंट नंबर है। 25 तो 1 2 3 4 5 6 तक काउंट करा है इन्होंने, तो इसके अंदर बेटा मैम इससे आगे तो कितने इनफाइनाइट नंबर लगा सकते हैं सिग्निफिकेंट पॉइंट फिगर डाल है। के? वेरी गुड, इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, सो यू हैव टू राउंड इट ऑफ टू 3 डिजिट्स। ये जो ऊपर वाले के डिजिट्स है वो आपका आंसर आएगा। 3.52 ही सो आएगा दिस आंसर। आंसर इज रॉन्ग। करेक्ट टाइम पीरियड विल बी 3.52 सेकेंड्स। इज दिस ओके? ये होता है ट्रिक क्वेश्चन। ओके मैम। ठीक है, क्लियर है? डिफरेंस समझ में आया? 25 मैम अगर वाइब्रेशन, इनफाइनाइट है तब भी हमें 3 क्यों करना है? क्योंकि ऊपर 88.0 इसलिए। 88 में अब आपकी लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 88 वाली होगी ना, 88.0 वाली। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रिक क्वेश्चन इसी सेंस में कि वाइब्रेशन को आप कभी भी किसी इंस्ट्रूमेंट से थोड़ी मेजर कर रहे हो, वाइब्रेशन तो आप काउंट कर रहे हो ना, 1 2 3 4। तो बेटा वो तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर दे रहा है ना, तो वो आपका ये इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो गया उस मामले में। आप टाइम पीरियड वाली चीज में टाइम निकालने में गलती कर सकते हो, वाइब्रेशन काउंट तो वाइब्रेशन का काउंट है ना, वो तो एक एग्जैक्ट नंबर है। चलो आगे। 88 भी तो कांस्टेंट है 88। 88.0 कांस्टेंट है भले ही, बट वो टाइम टेकन बाय पेंडुलम है, वो आपने स्टॉप वॉच वगैरह किसी से मेजर किया होगा ना।
उसके अंदर एरर आ सकता है, उसको रोकने में, उसको चालू करने में। वो एक चीज हो गई जो आप मेजर कर रहे हो। वाइब्रेशन तो आप काउंट कर रहे हो, एग्जैक्ट नंबर है वाइब्रेशन, है ना बेटा? वाइब्रेशन तो आपका नंबर में मेजर होएगा ना, एग्जैक्ट किसी नंबर में। उसमें कहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे हम? मिनिमम हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हाँ, मिनिमम इस केस में हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई जो टाइम के अंदर है, 88.0। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। चलो, तो अब अगला क्वेश्चन देखो। लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस गिवन है, एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। करने लगो मल्टीप्लाई। लेंथ कितनी गिवन है? 4.234 मीटर। ब्रेथ गिवन है आपको 1.005 मीटर। और फाइनल क्या है? थिकनेस आपको गिवन है 2.01 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसको चेंज भी कर लेना, भूल मत जाना। 2.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, अब एरिया कैसे निकालते हैं? मैम दो तरह के एरिया होते हैं ना, CSA और TSA, तो फिर क्या टोटल सरफेस निकालो इधर, टोटल सरफेस एरिया। एरिया आपका कितना हो जाता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू थिकनेस प्लस थिकनेस इंटू लेंथ, है ना? इसको करके एरिया निकालना बेटा सब बच्चे, और बताओ क्या आंसर आ रहा है? ट्राई टू डिटर्मिन दी वैल्यू गाइस इन दिस केस। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मानते हैं। मैम ये 10⁻⁻2 को 0.0201 ले लेंगे ना, हाँ ले लो। उसमें इजी हो जाएगा। हाँ हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.0201 करके कर लो। इजी क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन तो दोनों में सेम ही रहनी है। शांति हो गई है क्लास में। मैम बहुत मेहनत से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बच्चे। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगले टॉपिक पे ही मूव कर रही हूँ। एक छोटी सी चीज और समझेंगे हम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में, फिर एरर्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैम 8.55289170। ठीक है, वेरी गुड। ये वॉल्यूम आई है? यस मैम। चलो वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम इसकी कितनी है? L इंटू बी इंटू टी। ठीक है, तो मेरी जो वॉल्यूम है बेटा वो मीटर क्यूब में आई थी 0.0855289 मीटर क्यूब। यही आ रही है क्या आपकी? मैम हाँ, एरिया आ मैम, रही ये है 29.78418। नहीं यार, ये तो नहीं आया। मैम ये वाली 289 तो के नहीं। बाद मैम सिग्निफिकेंट 289 फिगर के में बाद चेंज करें 170 भी है। चलो 170 भी लिख देते हैं, कोई नहीं। मैम एरिया है मैम एरिया 4.25517। मैम एरिया 8.7209 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, 8.720978 भी आया था मेरा मीटर स्क्वायर में। अब इन दोनों को हमें राउंड ऑफ कहां तक करना है बेटा? इस लेक्चर के बाद ही मिल जाएगी। ठीक है, डीपीपी इसकी मेरे पास रेडी है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह वाली। अब इसको राउंड ऑफ कर दो। रीच इतनी बैंक मैम 9478 होगा ना पॉइंट के बाद? 7209478। 978। एक बार आप लोग भी चेक करना, मैं भी एक बार फिर से चेक करूंगी। मेरे पास आंसर यही आया था 978। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली यही सही होना चाहिए। अब इसको राउंड ऑफ कहां तक करना है पहले ये तो बता दो। 3 डिजिट तक करेंगे ना? 2.01 में तीन है। एरिया हाँ, एरिया को भी वॉल्यूम को भी दोनों को आपको राउंड ऑफ करना है 3 डिजिट तक। तो इसको करोगे तो वेरी गुड 8.72 आ जाएगा। मैम मैंने मैम बताओ बेटा। यस मैम मैम 8.72 वॉल्यूम आएगा मैम। 0.086 आ रहा है। वेरी गुड, वॉल्यूम आ जाएगी 0.08। 2 डिजिट्स आएंगी बेटा। 0.85 3 है ना? है ना, क्योंकि बाकी सारे Okay, मिलजुल ma'am, के ma'am, जीरो ही देंगे। yes, हाँ ma'am. बेटा। यस मैम यस मैम।
ठीक है, ये चीज ना आप देख भी सकते हो यार, ये यहाँ पे बढ़िया मैम, 0 समझ है, ये बढ़ भी जाएगा तो मैक्स टू मैक्स 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद भी तो ये तो मतलब कुछ फायदा नहीं होगा ना। और यहाँ पर भी आपके पास 5 5 के बाद 2 है, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 1 से ही तो बढ़ जाएगा, उससे कोई फायदा तो होगा नहीं ना। ठीक है, तो बड़ी कम सिचुएशन होती है जिसमें नंबर ये बढ़ता है, वरना ये 2 का खटा के आप 0.855 के टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 क्यों लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स? ये भी तो 3 चाहिए थी ना। फिर से बोलो बच्चा। ये 5 क्यों लिए? 3 लेनी चाहिए थी ना हमें। बेटा ये जो दोनों जीरोस हैं ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है ना हमारे, खाली अच्छा। ये 8 और 5 और 5 हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। हाँ हाँ ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, अब एक चीज Yes, जो ma'am. लास्ट चीज हमें समझनी है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है साइंटिफिक नोटेशन से, साइंटिफिक नोटेशन से आता है ये मामला। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या देखा है कि बहुत ज्यादा लार्ज नंबर हो या बहुत ज्यादा स्मॉल नंबर हो तो उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा के 10 की पावर लगा दे। वेरी गुड, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं और उसके बाद 10 की पावर लगा देते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन इज बेसिकली सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू m। और यहाँ पर स्क्रीन हो गई है क्या? अभी विजिबल है बच्चा? मैम। ठीक है, ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये इस तरीके से होती है कि सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर n, और ये जो नंबर होता है ये आपका 1 और 10 के बीच में होता है। 10 से हमेशा कम होता है और 1 से हमेशा बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। इज दिस ओके? ठीक है, तो इसके आप मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हो, कुछ भी एग्जांपल देख लो। सपोज मेरे पास है 1.7 इंटू 10 रेज टू -15 मीटर, ठीक है, या फिर आई एम हैविंग 6 पॉइंट। स्क्रीन फिर से रुक गई क्या? एक सेकेंड, अभी आ गई? मैम क्या है? यस मैम आ गई। ठीक है, m बेटा कोई भी रैंडम नंबर है, मैं बोल रही हूँ साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि m आपका कुछ भी नंबर हो सकता है जो 1 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, है ना। 1.7 6.8 हो गया, 10 रेज टू 20 मीटर हो गया, कुछ भी हो गया। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर मेरे पास आएगा वो या तो फिर 1 होगा या 1 से बड़ा होगा और 10 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज दिस n. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज दिस n right here. ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द पावर ऑफ 10 to which a number is raised, पावर ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल ऐसे ही लिखते हैं, ये फालतू की चीजें नहीं लिखेंगे। पावर ऑफ 10 इन साइंटिफिक नोटेशन। इज दिस ओके? ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपके काफी काम आता है कंपेयर करने में क्वांटिटीज को, है ना। जैसे सपोज मैंने 1.7 इंटू 10 रेज टू -15 लिखा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? मैम -15। बस दैट इज इट, दैट इज ऑल यू हैव टू। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको कुछ भी नंबर देती हूँ। सपोज अब मैं आप लोगों को नंबर दे देती हूँ एक नंबर है मेरे पास 18074। इसमें क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? 4 आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसको हम कैसे लिखेंगे? 1.8074 इंटू 10 टू दी पावर 4। तो हो जाएंगे ये वाले सारे क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर इतना ही पढ़ना है, ठीक है। यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो, तो अब आ जाओ अगले टॉपिक पे। आज शुरू करोगे? क्या बेटा? एड्रेस भी आज ही शुरू करोगे? हाँ, तो टाइम है यार, 15 मिनट है क्लास में। मैम बस आज ब्रीफली समझ लेते हैं एरर्स का मतलब क्या होता है और एरर के टाइप क्या होते हैं, ये चीज समझ लेते हैं। ठीक है, वो एब्सोल्यूट एरर वगैरह कैलकुलेशन वाला पार्ट आज नहीं करूंगी, ठीक है। मैम वैसे आज बहुत कैलकुलेशन हो गई। हाँ, आज कैलकुलेशन अब कुछ नहीं करेंगे, अब खाली एरर्स की थोड़ी थियोरी समझेंगे कि हाँ बच्चों से कैसी कैसी गलतियां हो सकती है जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, चलो अब आ जाओ एरर और इट्स टाइप्स। तो एरर का मतलब क्या होता है? मैम किसी भी चीज में गलती एरर होती है। एरर का मतलब हो गया कुछ गलती जो हो रही है वो है। मतलब एरर एक तरीके से हो क्या गया कि अगर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो उसकी कुछ एक्चुअल वैल्यू होगी, कुछ ट्रू वैल्यू होगी, है ना। और जो मैंने मेजर्ड वैल्यू परफॉर्म करी है वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है, वही तो मेरा एरर होता है ना बेटा।
एक्सपेरिमेंट के मामले में अगर हम सोचें तो एरर का मतलब क्या है कि अब जैसे वो ग्रेविटी वाला हमने चीज देखा था, अब एकदम से जैसे मैंने बोला कि अभिजय की रीडिंग आई है 6.8, तो अभिजय बेचारा दुखी हो गया, और मैंने अंकुश को बोला कि अंकुश की रीडिंग आई है 9.7, तो अंकुश खुश हो गया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, तो अंकुश बहुत क्लोज था ना एक्चुअल वैल्यू से, और अभिजय तो बहुत ही ज्यादा दूर था, है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, तो जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, वो होता है हमारा एरर। अब एरर बेटा हमारे मेजरली ना 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, ये एरर आप लिख भी लो, टाइप्स ऑफ एरर जो होता है, एरर बड़ा एरर, रैंडम और पर्सनल। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। मैम एक तो आप, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? सब बताती हूँ अभी। एक आपने बोला पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर को कभी कभी हम ग्रोस एरर भी बोलते हैं और कभी कभी इसको हम ब्लंडर भी बोलते हैं। स्क्रीन रुक गई क्या? यस मैम। एक सेकेंड, इस टाइम पे स्क्रीन रुक जाती है, इंटरनेट वाले बोलते हैं कि बस अब हो गया, अब सो जाओ सब। ठीक है, अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, एक हो गया, एक बच्चे ने बोला रैंडम एरर हो गया, बिल्कुल सही बोला। और एक टाइप होता है आपका एरर का सिस्टमैटिक एरर। इज दिस थिंग ओके? 3 तरीके के एरर होते हैं, होते मैम। ठीक है। अब ये इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये चीज समझो। सिस्टमैटिक एरर होता है कि आपकी जो रीडिंग होती है ना, वो यूजुअली एक साइड पे कुछ गलत आ रही होती है, मतलब या तो फिर रीडिंग बहुत ज्यादा आ रही होंगी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे, या फिर जो रीडिंग है वो काफी कम आ रही होगी। और इन एरर्स को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और फिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। इनके बारे में हम और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट इन एरर्स को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और इनको आप फिक्स भी कर सकते हो। तो ये एरर भी आपके 3-4 रीजन से इसीलिए होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है ना, आपकी इंस्ट्रूमेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका स्केल ही अब गलत है, अब जहां पर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए था वहां पे 1 सेंटीमीटर नहीं लिखा, तो आपका एक तरीके का एरर आएगा ना, 1 सेंटीमीटर की गलती होगी आपकी जितनी भी रीडिंग्स है सबके अंदर। तो मतलब उस केसेस में आपकी इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती है, आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा, उसमें आपकी इंस्ट्रूमेंट में गलती है। एक हो गया आपका एनवायरमेंट की वजह से, ठीक है। एनवायरमेंट की वजह से यही हो जाता है कि भाई कुछ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, जो सराउंडिंग्स होती हैं, वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं लैब में, जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। और एक हमारी जो रीजनिंग हो गई, जो हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है, वो हो जाती है ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। तो अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी है ऑब्जर्वेशन के अंदर, कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है वो गलती से हो गई है, हमारा जो प्रोसीजर है वो कुछ गलत है, जिसकी वजह से कुछ इनएक्यूरेसी आ रही है एक्सपेरिमेंट में, तो वो हमारा सिस्टमैटिक एरर में काउंट हो जाएगा। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है। अब रैंडम एरर जो होता है, ऑन दी अदर हैंड, रैंडम एरर का मतलब ही हो गया कि रैंडम है वो, ठीक है। रैंडम एरर का मतलब हो गया कि भाई वो रैंडम एरर है। रैंडम एरर आपका किसी भी रीजन से हो सकता है और वो आपका एक्सपेरिमेंट में होगा ही, ठीक है। अब जैसे अगर आप देखो कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपकी पीछे से सप्लाई एसी की आ रही है, अब वो एसी की सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो वो आपका रैंडम एरर में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप कोई वोल्ट मीटर वगैरह जैसी इंस्ट्रूमेंट या सेल यूज कर रहे हो, सेल के अंदर कुछ ना कुछ आप देखोगे ना कभी मेजर करके, जैसे 5, अगर आप 5 वोल्ट का सेल ले रहे हो, तो 5 आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, वो 5 वोल्ट का 5.1, 5.2 या फिर 4.9, 4.8 उसके बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो वो आपका रैंडम एरर का है। तो ये जो एरर्स है इनको आप मिनिमाइज कर सकते हो, बट कभी भी इनको कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। इज दैट ओके? यस ठीक है, इन एरर्स को हम कंप्लीटली कभी भी रिमूव नहीं कर सकते, ये एरर आपके होते ही है। एक बार फिर से बता दूं बेटा, मैं क्या बोल रही हूँ कि रैंडम एरर आपका होता है कि अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस तो होंगी ही होंगी, बाकी एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो ऊपर या नीचे, आपका कुछ भी चीज है एक्सपेरिमेंट की वो फ्लक्चुएट करती रहेगी, तो रैंडम एरर आपके पास किसी भी डायरेक्शन में आता रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वोल्टेज है ना, अब आपके पास अगर आप कोई मेजर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने एसी सप्लाई से अपने एक्सपेरिमेंट को करेक्ट कर रखा है, तो हमें पता है ना कि एसी का मतलब ऑल्टरनेटिव करंट वाली सप्लाई होती है, जो पीछे से भी सप्लाई आ रही है वो भी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी। अगर आप किसी डीसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो तो डीसी बैटरी भी एग्जैक्ट 5 वोल्ट नहीं देगी आपको पूरे टाइम एक्सपेरिमेंट में, वो 5 का कुछ ना कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो उसकी वजह से जो एरर आ रहा है वो भी तो रैंडम एरर आ रहा है, ठीक है। हाँ चलो वो भी एरर ही हो गया अंकुश बेटा, है ना, वो भी आपका एरर ही हो गया, वो तो चलो लोगों की डेलिबरेट एरर होती है, वो सिस्टमैटिक एरर आ जाएगा। हाँ वो नहीं मिलती है, वो सिस्टमैटिक एरर हो जाएगा, वो रैंडम एरर नहीं होता, तो मैम वो सिस्टम यूज करता है एक्स्ट्रा। हाँ वो सिस्टमैटिक की गलती है ना, वो तो एरर उसमें, वो तो इंस्ट्रूमेंट में गलती है, एक डायरेक्शन में एरर आ रहा है। रैंडम एरर तो आपका चेंज होता रहता है, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सकता है,
ठीक है, तो रैंडम एरर में क्या है कि अगर बंदा सेम रीडिंग्स ले रहा है, सेम तरीका फॉलो कर रहा है, उसकी इंस्ट्रूमेंट भी सही है, एनवायरनमेंट भी सही है, सिस्टमैटिक एरर नहीं हो रहा, बट तब भी उस बंदे की अलग अलग रीडिंग आ रही है, हर बार बंदे की अलग अलग रीडिंग आ रही है, उस तरीके के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? यस मैम। ठीक है, और फाइनल हो गया पर्सनल एरर और ग्रोस एरर। अब बेटा बच्चे ने कर दी है गड़बड़, ठीक है, अब बच्चे ने कर दी है गड़बड़। बच्चे को मैंने बोला था कि बताओ इस बीकर में कितना लिक्विड था, और बच्चे ने गलती से वो मेजर करते हुए ऐसे कूदता कूदता जा रहा था और वो लिक्विड ही गिरा दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो बच्चे की गलती है ना। अब यहाँ पे तो ना इंस्ट्रूमेंट की गलती, ना एनवायरनमेंट की गलती, ना ये रैंडम एरर, ये तो बच्चे की गलती हो गई। तो इसको हम कहेंगे ब्लंडर या पर्सनल एरर या फिर ग्रोस एरर। तो ये हो गया कुछ केयरलेसनेस की वजह से या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह की वजह से जो एरर हो जा रहे हैं वो हमारे ग्रोस एरर में आते हैं। ठीक है बेटा, आपने प्रिकॉशंस ढंग से नहीं ली, आपने कुछ गलती कर दी, स्टॉप वॉच को गलत टाइम रिकॉर्ड कर दिया, वहां पे लिखा पड़ा 5 सेकंड, पता नहीं ख्यालों में खोए हुए थे, कॉपी में 6 सेकंड लिख दिया। इस तरीके के जो एरर्स है केयरलेसनेस वगैरह की वजह से जो होते हैं वो आपके पर्सनल एरर होते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करोगे तब सही हो जाएगा। एनवायरमेंटल कंडीशंस में, अब जैसे लोग होते हैं ना फिजिक्स में, आपने देखा है कि बिल्कुल वैक्यूम वाली कंडीशन बना रहे हैं। अगर ऑप्टिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे जिसमें हमें डार्क लैब की जरूरत है, तो बिल्कुल डार्क लैब में वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है। जैसे हम लोग जब लेजर वगैरह के एक्सपेरिमेंट करते थे तो डार्क लैब में परफॉर्म करते थे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भी जब आप ले रहे हो तो ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल ढंग से आप ले रहे हो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। कभी कभी तो ऐसे आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह लगाकर भी देखते हो कि क्या ऑब्जर्वेशन है, अपनी इंस्ट्रूमेंट अच्छे से देखते हो। रैंडम एरर को आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स लोगे उतना ज्यादा रैंडम एरर कम हो जाएगा, है ना। आप रीडिंग ले रहे हो, आपने सिस्टमैटिक वाली चीज बिल्कुल आपकी सारी सही है, आप सब कुछ अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, तो आप जितनी ज्यादा रीडिंग्स लोगे उतना आपका रैंडम एरर जो होता है वो कम हो जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड लास्ट वाला जो एरर है, पर्सनल एरर है, ग्रोस एरर है, ब्लंडर है, वो खाली एक तरीके से सही होएगा कि बच्चा जो है वो अलर्ट होकर एक्सपेरिमेंट करे, है ना। अभी अंकुश और तनीषा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आर्यन भी इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तीनों ग्रुप में ही हा हा करते हुए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर ये तीनों बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टीचर ने इनको डांट दिया, तो अब ये तीनों बच्चे बिल्कुल शांत होकर अपना सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो करके, बिल्कुल सारी प्रिकॉशंस फॉलो करके फिर एक्सपेरिमेंट करें। रैंडम एरर का तरीका सही करने का क्या था? रैंडम एरर का सही करने का तरीका है जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लोगे, मोर रीडिंग्स आप लो, इससे आपका रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, मोर रीडिंग्स का यही रीजन होता है बेटा कि आपके पास थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत बड़ा रेंज ठीक किए जा सकते हैं। नहीं, फिजिक्स में एक कहावत है, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस लैब में एकदम 9.8 के बराबर आ गया तो आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो फिर वो आपकी गलती है, मतलब वो आंसर आ ही नहीं सकता। मतलब हमेशा आपके आंसर में कुछ 10% के आसपास आई थिंक हम मार्जिन लेके चलते थे फिजिक्स की लैब में कि उतना एरर तो आना चाहिए, अदरवाइज आपका टीचर ही बोल देगा कि भाई आंसर ही सही नहीं है। ठीक है, अगर आपका एरर नहीं आ रहा तब भी आपका गलत है। हाँ, कहावत ऐसे, ये लैब वाली कहावत होती है। ठीक है, ये तीनों टाइप के एरर समझ में आए सबको? यस मैम। क्लियर है? तो इतना ही करते हैं फिर आज की क्लास में बच्चों। अब अगली क्लास में हम मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वंस वी अंडरस्टैंड दैट देन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करने से पहले आई ट्राई कि आपका जो वेक्टर्स वाला पार्ट है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, वो एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि आप टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो। यस मैम। ऑलराइट, एरर के और भी पार्ट है मैम, एरर के और भी पार्ट है क्या? हाँ, ये तो खाली हमने थियरी पढ़ी है ना, अब एक प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी तो देखना है, उसमें कैलकुलेशन आएंगी ढेर सारी। मैम जैसे इन 3 टाइप के अलावा और भी है? ये तो 3 टाइप्स हमारे आ गए, ये आपके एरर के रीजन होते हैं कि एरर आपका होता क्यों है। तो अब अगर आपने कोई रीडिंग ली, अब आपके पास 5 तरीके की रीडिंग आ गई, तो उसमें आप एरर निकालोगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो सीखना है बेटा अगला। ये तो हमारे पास रीजंस आ गए कि कितने टाइप के एरर होते हैं और एरर क्यों आ रहे हैं। ठीक है, अब एरर को आप कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट कैसे करोगे वो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम। ठीक है, ओके, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच।